स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे एस्ट्रोबेस स्पेस एवरेस्ट इंजन के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए एस्ट्रोबेस स्पेस जो है ये एक बेंगलुरु स्टार्टअप है और ये 2024 में स्टार्ट हुआ, यानी गाड़ी बहुत रिसेंट है। और इनका इंडियन गवर्नमेंट थोड़ा सा हेल्प की। इंडियन गवर्नमेंट अभी बहुत सारे कंपनीज पे पैसा डाल रही है जिसका नाम है इन स्पेस टेक्नोलॉजी अडॉप्शन फंड। मतलब कि आपके पास कुछ, उनके पास एक पूल है, लगभग 200 करोड़ के आसपास का पूल है। उसमें से आपका वो एनालिसिस करेंगे, अगर सही लगता है तो 10 से 20 करोड़ तक दे सकते हैं। तो मतलब वो पूल है स्टार्ट करने का। अब रहा बात, क्या इनके पास वेंचर कैपिटलिस्ट का फंड है? जैसे स्काईरूट तो प्योरली बाहर पे चल रहा है, तो इनका फंड है कि नहीं, नहीं पता। अगर है तो उन्होंने क्लियरली शेयर नहीं किया है। इलीगल बात नहीं, कुछ कंपनी पे होता है कि ओपनली बताती है, कुछ होता है कि नहीं बताती है, लेकिन इनका जो फंडिंग है वो बिहाइंड पे वॉल है, समझ लीजिए। मतलब अंदर वाले को पता है, बाहर को नहीं पता है। ठीक है। और इनका मेन है कि रैपिड इटरेटिव इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। ये ऐसा नहीं कि हमने डिज़ाइन बना लिया अब उसको लॉन्च करना है। बनाओ तोड़ो फोड़ो, फिर बनाओ तोड़ो फोड़ो, मतलब मार्क 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क 4 करके चलते चलो। और इसका मेन कारण कि ये क्यों कर सकते हैं, ये बहुत खर्च कर रहे हैं काफ़ी बड़ा मेटल 3D प्रिंटर का इन हाउस। मैं एकदम क्लियर करता हूँ, आप आराम से, बहुत सारी कंपनी इंडिया में ही है जो आपको मेटल 3D प्रिंट करके दे रही है। इन हाउस रखना वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो सब प्रिंटर कई करोड़ से लेके कई 100 करोड़ तक का आता है। तो उतना बड़ा रिस्क उठाना वो बहुत मुश्किल बात है। और ये लोग सीधे वही कहेंगे, पूरा का पूरा वो प्रिंटर ही उठा के ले आए। उनको किसी से ये नहीं करना कि अब आज का प्रिंट टाइम अलॉटेड है कि नहीं, क्योंकि जनरली कंपनी प्रिंटर खरीदती है और आउटसोर्स करने लगती है। जैसे कि मुझे अगर अपने इंजन के लिए 3D मेटल प्रिंट चाहिए, मिल जाएगा, आराम से मिलेगा, इंडिया में ही मिलेगा। लेकिन वो सर आपका अभी हमारा ये इतना चल रहा है, दाम भी बहुत आएगा, ऊपर से टाइम भी ज़्यादा लगेगा, क्योंकि प्रिंटर मेरे लिए नहीं रखा हुआ है। वो प्रिंटर में वो लोग ये कहते हैं, मतलब अपना उसको फुल स्टॉक करते चलते रहते हैं, बर्न करते रहते हैं, यूज़ करते रहते हैं। तो ये इनका बड़ा मतलब गैम्बल वही है। मतलब इस कंपनी में मैं कहूँगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे ये लोग कटौती नहीं कर रहे हैं, अपना समझ के इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर रहे हैं। जैसे कि वो 3D प्रिंटर बहुत बड़ा है, मतलब सीढ़ी चढ़ के चलना पड़ता है। नीचे वीडियो दे दिया, देख लीजिए। तो रहा बात इनका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, क्योंकि मैंने बोला था ना कि इस जैसे ही भारत सरकार ने खोला, धड़-धड़ा के सब लोग स्पेस में कूद रहे हैं और फंडिंग अब आना शुरू हो रहा है। तो इनका हिसाब है कि इनके पास जो 2 फाउंडिंग मेंबर है, उसमें एक है जो बिजनेस एक्सपर्ट है, एक्चुअली बिजनेस जानता है। क्रिप्टो के टाइम में, ब्लॉकचेन के टाइम में एक्चुअली एक बिजनेस बनाया, सक्सेसफुल बना लिया, बहुत पैसा मिला, ऑलमोस्ट उसी पैसे पे सारी ये चल रहे हैं। फिर दूसरा जो एक्चुअली इसरो साइंटिस्ट हैं, जो एक्चुअली रॉकेट इंजन पे काम किया, वो भी 10 साल तक काम किया है। तो मतलब 2 दिग्गज खिलाड़ी उतरे हैं। सबसे पहला ये समझें, एक जिसको बिजनेस का एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, दूसरा जिसको रॉकेट साइंस का एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है। और इनके पास है इतना मतलब जिस स्पीड पे ये काम कर रहे हैं, ये साफ साफ दिखा रहे हैं कि टैलेंटेड लोग हैं। हो सकता है इसरो के ही लोग हों या इधर उधर वाले, लेकिन टैलेंटेड लोग हैं। वो दिख जा रहा है, वो साफ साफ दिख रहा है कि आप गोल गोल नहीं घूम रहे हैं, साफ साफ दिख रहा है। तो और इनका कैपिटल इफिशिएंसी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि 2 साल में तो लोग मतलब उतने टाइम में बिल्डिंग तक नहीं निकाल पाते हैं। और 2 साल के अंदर आपने सारा चीज़ कर लिया कि भैया ठीक है, हम यहाँ ये बना रहे हैं, ये काम शुरू कर दे रहे हैं, गाड़ी खोल दी है, ये काफ़ी तेज़ है। और क्यों बोल रहे हैं, अब ये फायर पहुंचने वाले हैं कि इंजन ये एक्चुअली टेस्ट करेंगे कुछ दिन के अंदर। वो कुछ दिन कितना होगा ऑब्वियसली समय बताएगा, लेकिन वहां तक पहुंच रहे हैं। और इसमें यही समझिए कि ये डेडिकेटेड क्रायोजेनिक टेस्टिंग फैसिलिटी बिल्ड कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा बात है। क्या बहुत सारे के पास रॉकेट टेस्टिंग फैसिलिटी, ऑलमोस्ट किसी के पास नहीं है। फुल साइज़ का तो किसी के पास नहीं है। मतलब कि जैसे आपका अग्निकुल है, उनका भी यही है कि वो छोटा टेस्टिंग ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन फुल इंजन फुल पावर, रॉकेट तो छोड़ ही दीजिए, फुल इंजन फुल पावर पे नहीं कर पाएंगे। और ऐसा क्यों है? बहुत सारी स्टार्टअप इसरो के बात पे चल रही है कि ठीक है, इसरो के पास जाइए, इसरो आपको लॉन्च साइट दे देंगे। क्या वो कर सकते हैं? ऑब्वियसली कर सकते हैं, लेकिन उसमें पेनल्टी आता है, इटरेशन आप नहीं कर पाइएगा, क्योंकि इसरो का पेपर वर्क आपको, मतलब उनसे आप लाइसेंस, और प्लस इसरो का जो हार्डवेयर है उस पर कई 100 लोग बोली लगा रहे हैं ना। और प्लस प्रायोरिटी है जो नेशनल लॉन्चेस हैं। मतलब अगर पीएसएलवी के लिए कोई अपडेट चाहिए, उनको कुछ टेस्टिंग करना है, तो ऑब्वियसली बाकी सबको सर हटो, पहले पीएसएलवी को करने दो, गगनयान को करने दो, वो सब के लिए आपको ऑब्वियसली नहीं रहे। तो 50% टाइम तो आप कहिए वो इक्विपमेंट प्री ऑक्यूपाइड हो गया। बचे हुए टाइम में बहुत सारी छोटी छोटी कंपनी कर रही है। तो रहा बात कि आप फाइनल टेस्टिंग वहाँ ज़रूर करना चाहेंगे, लेकिन इटरेशन करने के लिए आप लुट जाइएगा, मतलब टाइम बहुत लग जाएगा। बोले पैसा से सिर्फ रफ्तार खरीद सकते हैं, समय नहीं खरीद सकते। तो ये लोग अपना एक बिल्ड किया, मिडिल ऑफ नोवेयर है, यहाँ पे ये इंजन को, मतलब जो साइट है, परमिशन है, सब चीज़ ऐसा लिए हैं कि लोड नहीं लेना है, इसीलिए बोल रहे हैं कि। और ये सारा जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, यानी कि जो पूरा इंजन का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, ये डे 1 से ऐसा बनाए हैं
कि इन हाउस सारा चीज़ हो, मतलब इंजन का एक भी पार्ट बाहर से नहीं लाना है, पूरा स्टार्ट टू फिनिश इंजन अपना है। मतलब क्योंकि बहुत सारी कंपनी ये भी कर रही है कि हम वाल्व्स खरीद रहे हैं, क्योंकि क्रायोजेनिक्स की बहुत सारी कंपनी है वो वाल्व्स बनाती है, आप उनसे खरीद लो। इनका है कि सर अगर उससे खरीदते हैं ठीक है, मिल जाएगा, परफॉर्मेंस गारंटी मिल जाए, लेकिन हम इटरेशन नहीं कर पाएंगे और कुछ गड़बड़ हो गया तो हमको फिर उनसे मांगना पड़ेगा। और अभी आप लोग देखे होंगे रॉकेट का, अगर आप लोग कुछ भी देख रहे होंगे घूम फिर के एक ही बात आ रहा होगा, वाल्व्स ही सबसे ज़्यादा परेशान करता है। और मतलब वाल्व्स कहने को बहुत सारे सप्लायर्स है, लेकिन कोई भी सप्लायर ऐसा नहीं कि आंख मूंद करके आप भरोसा कर लीजिए, कोई नहीं है। मतलब कि अभी ब्लू ऑरिजिन का रॉकेट क्यों है, वाल्व छींक दिया। एसएलएस से इतना बार क्यों उसको पैड से वापस निकालना पड़ा, वाल्व छींक दिया। तो सबका घूम फिर के ये आ रहा है कि रॉकेट वाल्व्स ऐसा सिस्टम नहीं है जिसपे आप सर ये कंपनी है सप्लायर है इसका ले लो, वहाँ अभी हम लोग नहीं है। तो सबका यही हो रहा है कि ठीक है अपने से ही करो, जब इतना रिस्क लेना ही अपने से करो, अपने से करने पे एटलीस्ट इटरेशन का फायदा मिलता है। तो ये इनका यूएसपी है। अब बात करते हैं इंजन का, फुल फ्लो स्टेज कंबस्शन। अगर आप लोग मेरा वीडियो कुछ साल से देख रहे होंगे तो पता होगा, लेकिन जस्ट इन केस नहीं नए हैं तो देख लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं लिक्विड ऑक्सीजन का और CH4 का। फुल फ्लो स्टेज कंबस्शन जब आप सुनते हैं, यानी कि जो कंबस्शन चेंबर है, कंबस्शन चेंबर में गैस जाता है, लिक्विड नहीं जाता है। अगर आप सैटर्न 5 का रॉकेट देखेंगे, उसको काटेंगे, जब वो चल रहा है उसको काट दीजिए बीच से, तो यहाँ पे आपको दिखेगा किरोसिन जा रहा है और ये और लिक्विड ऑक्सीजन जा रहा है, ये दोनों एटमाइज होता है, फिर वो जलता है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि अगर आप ऐसा हाई स्पीड में पहले लिक्विड डाल रहे हैं, उसको ये कर रहे हैं, एटमाइज कर रहे हैं, फिर अगला, ये फचांग वाला स्टेप है। और उसी में आता है जिसे हम लोग कहते हैं कंबस्शन इंस्टेबिलिटी। अगर कंबस्शन इंस्टेबिलिटी को आपको हटा देना है कि मेरे को लोड ही नहीं लेना है, तो वहाँ पे आप लिक्विड मत भेजिए। ऐसा भी हो सकता है कि एक लिक्विड है एक गैस है, आप वो करो ही मत। यहाँ पे लिक्विड नहीं आना चाहिए, यहाँ पे सीधा सीधा शुद्ध गैस आना चाहिए। तो फुल फ्लो स्टेज कंबस्शन में यही फायदा है, यहाँ पे शुद्ध गैस आता है, ठीक है। तो कंबस्शन इंस्टेबिलिटी नहीं मिलता है। तो अब हम लोग प्लम्बिंग को समझते हैं। तो गाड़ी खोलते हैं, आपका ये सीधा सीधा मीथेन से लिक्विड मीथेन जो आपका चल रहा है वो आया, वो पंप में गया, पंप में बम बम प्रेशराइज हो गया। यहाँ पे आप बात कर रहे हैं 600 बार तक चला जाएगा, ठीक है, प्रेशर से आया। ये ट्यूबिंग के दरमियान आपका इंजन वॉल्स को रीजनरेटिवली कूल किया, नहीं तो ये पिघल जाएगा, तो ये कूल किया। अब रहा बात की ये जो लिक्विड है, आप यहाँ पे आग लगा रहे हैं, मतलब 3000 डिग्री सेल्सियस के आसपास जा रहे हैं, तो ये तो गर्म है। आपने ठंडा लिक्विड चलाया, क्योंकि पंप से जो निकला था वो लिक्विड था, वो प्योर कोल्ड क्रायोजेनिक लिक्विड था। अब आप इंजन का, इंजन ठंडा हो गया लेकिन लिक्विड अब गर्म हो गया, तो लिक्विड जो है वो ऑलमोस्ट गैस बनने के लिए रेडी है। अब वो लिक्विड जाएगा, उसमें आप थोड़ा सा ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन डाल देंगे और यहाँ पे आग लगा देंगे। अब यहाँ पे मैथमेटिक्स ऐसा किया जाता है, जो भी आपका फ्लो रेट है, जैसे इनके केस में डिज़ाइन लिखा हुआ है 133 किलोग्राम पर सेकंड का फ्लो रेट है, तो आप मैथमेटिक्स लगाओगे कितना ऑक्सीजन हम यहाँ ठूसे हैं कि ये जो फ्लो आ रहा है 133 kg पर सेकंड का फ्लो आ रहा है, ये पूरी तरह से गैस में बदल जाए। तो आप कैलकुलेशन करोगे, आ रहा है जैसे मान लीजिए 8 लीटर या 9 लीटर, 9 लीटर क्यों बोल रहा हूँ, 1 या 2 किलोग्राम आपको ऑक्सीजन जलाना पड़ेगा पर सेकंड, तब आप ये पूरी तरह से 100% गैसिफिकेशन कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपने आग लगाया, ठीक है, आग लगाया तो इससे जो बम बम गैस निकला वो जा रहा है टरबाइन चला रहा है, टरबाइन आपका पंप चला रहा था। इसीलिए सब बोलते हैं रॉकेट इंजन स्टार्ट करना बहुत फचांग वाला बात है, क्योंकि सोचिए गाड़ी खुली है, पंप हम तो मान के चले थे ना पंप में ऑलरेडी प्रेशर है, पंप में प्रेशर आता है जब ये प्री बर्नर ठीक से काम करता है। ये सबको कुछ डिज़ाइन में नाइट्रोजन से प्री स्पिन किया जाता है। तो यहाँ पे अब जो ये मोटा पाइप आप देख रहे हैं, जो साइड वाला है वो जनरली मीथेन वाला होता है और वो बम बम गैस डालता है यहाँ पे गैस आपका बहुत हाई प्रेशर पे है और प्योर गैस है, मतलब कि उसमें लिक्विड एकदम नहीं है। हाँ ऑब्वियसली थोड़े और कचरे भी हैं उसमें, जैसे कि आपने यहाँ ऑक्सीजन जलाया तो ऑब्वियसली उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा और वाटर वेपर भी होगा, लेकिन सारा गैस है, एक भी चीज़ लिक्विड फेज में नहीं है यहाँ, इसीलिए पाइप बहुत मोटा हो जाता है। एकदम बम बम आया आपका गैस, ठीक है, और ये आपका यहाँ कंबशन चेंबर में जलने को तैयार हो गया, ठीक है, बल्ले बल्ले। ऑक्सीजन का क्या, ऑक्सीजन को भी आप वही लिए, ऑक्सीजन को एक ही जगह पे निपटा दिए, यहीं पे उसका प्रेशर, ये समझ लीजिए पंप है, पंप दरदरा के पावर किया। लेकिन अब आप बात कर रहे हो इसका लिक्विड ऑक्सीजन का, ठीक है, वो उतना रिएक्टिव नहीं है लिक्विड ऑक्सीजन, लेकिन जैसे ही आप वहाँ फायर किए कि थोड़ा सा मीथेन, आप वहाँ पे भी वही मैथ लगाएंगे कि जैसे मान लीजिए इसके डिज़ाइन में है 493 किलोग्राम पर सेकंड फ्लो हो रहा है, कितना मीथेन डाल के इस पर हम जलाएंगे तो वो ये हो जाएगा, मतलब पूरा 100% गैसिफिकेशन होगा। तो मान लीजिए उनका हिसाब आ जाता है कि भैया 4 किलोग्राम पर सेकंड आप डाल दो, जस्ट एवरेज मान लीजिए कि 4 किलोग्राम डालो और वो आपका पूरा जो ऑक्सीजन है वो ये बन जाएगा, गैस बन जाएगा, ठीक है। केमिकल एनर्जी निकला, टरबाइन घुमाया और आपको फुल वो डायरेक्ट आ गया। अब रहा बात, इसको कभी भी इंजन के इर्द गिर्द नहीं डालते, क्यों? क्योंकि वो गैस है, हाई प्रेशर है, हाई टेम्परेचर है
और ऑक्सीजन है, अगर वो मेटल के आसपास गया वो सीधा मेटल को जला देगा, सीधा मेटल जलेगा, कपड़ा में जैसे आग लगता है वैसे मेटल जल जाएगा। तो रहा बात कि वो टरबाइन सब क्यों नहीं चल रहा है, यही है स्पेशल सॉस। यहाँ तक उतना बड़ा बात नहीं है, यहाँ पे देशों को करोड़ों लगाना पड़ा है, चाहे वो रशिया लीजिए, रशिया क्यों बोल रहा, सोवियत यूनियन लीजिए, चाहे अमेरिका लीजिए, यहाँ का टरबाइन डेवलपमेंट के लिए पैसा पानी की तरह बहाया गया है। मतलब ये टरबाइन दर्दनाक है। जैसे कि डिज़ाइन ये कहा जाता है कि जो स्पेसएक्स एलॉय डेवलप किया है वो खास तरह का एलॉय है जिसमें ऑक्सीजन जैसे रिएक्ट करता है वो एक सिरामिक लेयर बना देता है। वो सिरामिक लेयर जो ऑक्साइड लेयर है वो बचा के रखता है टरबाइन को, नहीं तो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर ऑक्सीजन, वो भी इतना फ्लो रेट में, ऑलमोस्ट सीधा चीज़ वो खा जाएगा, कोई भी चीज़ है खा जाएगा रिएक्ट करके, तो वो जाता है आपका यहाँ पे और फिर वो भूश करते हैं। तो यही पूरा वही समझिए, आपका लिक्विड मीथेन आया, उसमें आपने बम प्रेशर डाला, बम प्रेशर से आपने पहले चेंबर को ठंडा किया, मतलब बेल नोजल को ठंडा कर लिए, ठंडा करके आप उसको अब आप गैस बन गए, चेंबर ठंडा हो चुका है, आप उसमें और ऑक्सीजन डाले, ऑक्सीजन डाल के पूरा गैसिफिकेशन कर दिए और बम पाइप से आपने वहाँ चले गए, ये आपका काम खत्म, मीथेन खत्म। मीथेन का थोड़ा सा छोटा सा आपने बाईपास ले लिया था, जो अब आपका जैसे यहाँ पे आप छोटा सा ऑक्सीजन बाईपास लिए हैं वैसे यहाँ मीथेन का बाईपास लेंगे। ये बाईपास थोड़ा थोड़ा रहता है, डिपेंड करता है, वो कैलकुलेशन वाले लोग कैलकुलेट करेंगे कितना आग चाहिए, कितना टेम्परेचर चाहिए, फिर यहाँ पे आपका प्री बर्नर रहेगा। और वही इसीलिए आप लोग देखें जो जनरली इंजन बेल के ऊपर जो टरबाइन लगा हुआ है वो सीधा ऑक्सीजन का ही होता है। कारण क्या है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर ऑक्सीजन को आप घुमाना नहीं चाहेंगे, भैया तुम निकल जाओ, यहाँ तक ठीक है आपका, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से निकल जाओ भाई, तुम निकल जाओ, छुओ मत, रिएक्ट मत करो, निकल जाओ, सीधे निकल जाओ। लेकिन अब आप लोग जब भी सुन रहे होंगे कि स्पेसएक्स 300 बार्स पे चला रहा है, तो दिमाग में आ जाता है कि भाई 300 बार अगर यहाँ है तो कितना प्रेशर में आप ठूस रहे हो, इसीलिए बोल रहे थे ये आप ऑलमोस्ट 643 बार्स पे ठूस रहे हो, आपको ठूसना पड़ेगा तभी इतना सारा प्लम्बिंग लॉस के बाद भी यहाँ पे 300 बार्स का गैस प्रेशर आएगा। टरबाइन बहुत पावरफुल होता है। हाँ, तो इतना फचांग आप कर रहे हैं, फायदा क्या मिल रहा है, फायदा सबसे बड़ा फायदा दोनों का जो सेपरेशन मिल रहा है, आपको इंट्रा सील नहीं चाहिए। यानी कि जैसे अगर आप इसका डिज़ाइन देखेंगे, स्पेस शटल का जो इंजन है जो एसएलएस में यूज़ हो रहा है उसमें एक सील है जिसमें हीलियम ठूसा जाता है। क्यों, एक तरफ हाइड्रोजन घूम रहा है, दूसरी तरफ ये घूम रहा है, ऑक्सीजन घूम रहा है, दोनों की शादी हुई कब बूम कर जाएंगे। यहाँ पे वैसा कोई सिस्टम ही नहीं है, आपका कहीं कुछ है। जैसे आप बोल रहे हो कि ये पाइप है, मान लीजिए ये लीक किया, तो पाइप तो उतना ही लीक करेगा जितना आपने मैथमेटिकली कैलकुलेट किया था, वो हैंडल कर सकता है। यहाँ ऑक्सीजन लीक कर गया, ये भी उतना ही लीक करेगा जितना वो हैंडल कर सकता है। मतलब कि वाल्व का काम वहाँ पे होता है थ्रॉटल करना, मतलब पावर कम करना, बढ़ाना नहीं, मतलब बढ़ा सकता ही नहीं है वो डिज़ाइन। इसलिए बोल रहे हैं जो मेन पाइप है उसका फ्लो रेट है, डायमीटर के हिसाब से आपका फ्लो रेट है, लेकिन जो आप फ्लो रेट प्री बर्नर के लिए डाल रहे हैं वो बाय डिफॉल्ट छोटा है, तो वो ऐसा कबूम नहीं करेगा। और सील एकदम नहीं होता, इधर से उधर वाले साइड का सील नहीं है, मतलब है ऐसा नहीं, गैस अभी भी बात कर रहे हैं और अभी भी अगर आप ध्यान से सील नहीं किए तो थोड़ा लीक करके जलाना, डैमेज करना वो तो हो ही जाएगा, लेकिन RS-25 में जो पागलपंती वाला सील है वो सब की जरूरत नहीं होती है, सील आपका खत्म हो जाता है। और टरबाइन सब इसका बहुत आराम से चलता है, प्रेशर बहुत है लेकिन फ्लो बम बम है, मतलब एकदम दबा के फ्लो डाल रहे हैं। मतलब आप समझ रहे हैं, आप इसका ऑलमोस्ट ले जा रहे हैं 130 किलोग्राम का गैस, 130 किलोग्राम गैस बहुत ज़्यादा होता है, और वो आप टरबाइन से फ्लो कर रहे हैं। टरबाइन एकदम यही काम अगर आप मर्लिन में करते हैं, यही काम आप सैटर्न का F1 पे करते हैं, वहाँ पे आग बहुत हाई टेम्परेचर पर रखना पड़ता है। यहाँ पे टेम्परेचर चिल है, चिल तो टरबाइन में पावर बहुत है लेकिन टेम्परेचर चिल है, इसीलिए लोग इसके पीछे भाग रहे हैं, ये डिज़ाइन के पीछे। लेकिन हाँ, इंजीनियरिंग बहुत मुश्किल है। एक तो ये तो मुश्किल है ही कि भैया आप लिक्विड ऑक्सीजन को प्रेशराइज कीजिए बिना उस लिक्विड ऑक्सीजन से स्वाहा हुए, है फचांग, लेकिन कर लिया जाता है। और इसमें ये आपका सबसे बड़ा बात है कि यहाँ पे पंप से जो आउटपुट निकल रहा है वो 500 बार पहुँचता है, उसके बाद भी चूँकि टरबाइन रिलैक्स्ड है, ये टर्बो असेंबली जो है उतना स्ट्रेस में नहीं रहता। यानी कि वो एक्चुअली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ रीयूज संभाल पाए, नहीं तो मतलब अगेन यूज एंड थ्रो रॉकेट बनाना है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रीयूजेबल चाहते हैं तो ये सारे असेंबली पे स्ट्रेस नहीं पड़ना चाहिए। और बाय द वे 3D प्रिंटेड मेटल अभी उतना स्ट्रांग नहीं है जितना आपका मतलब कन्वेंशनल मिलिंग वाला था, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या बहुत ज़्यादा लोड डालना वो अच्छा नहीं, क्योंकि बोल रहे 3D प्रिंटिंग में आप कर क्या रहे हो, एक इंगट से थोड़े निकाल रहे हैं कि जो सारा ग्रेन्स ऑलरेडी सही है, आप लेज़र मेल्ट कर रहे हो, जहाँ जहाँ मेल्ट है वहाँ बैरियर बन रहा है। वो बहुत कोशिश की जा रही है कि उसका लॉस कम किया जाए, लेकिन अभी परफेक्ट नहीं हुआ है। आप मे भी उसको 3D प्रिंट को लेके उसको हिप प्रोसेस में डाल सकते हो, लेकिन अभी हम लोग वहाँ नहीं है। इसीलिए ये जो कम प्रेशर पे काम हो रहा है, मतलब कम टेम्परेचर पे काम हो रहा है, वो काफ़ी बड़ी बात है। और इफ़िशियंसी बहुत अच्छा होता है, यानी कि चूँकि एक भी गैस आप बाहर फेंक नहीं दे रहे हो, तो इसका जो
इफिशिएंसी और कंबस्शन भी बहुत अच्छा हो रहा है, गैस गैस कंबस्शन बल्ले बल्ले, और पूरा आप प्रोपेलेंट पचा जा रहे हो वो उसका भी बल्ले बल्ले, तो इसका इफिशिएंसी जो आता है बहुत अच्छा आता है। और यहाँ जितना ज़्यादा प्रेशर रहेगा इफिशिएंसी उतनी बढ़ती जाएगी, थ्रस्ट भी बढ़ेगा, तो ये आप काफ़ी ऊपर ले जा सकते हो। बाय द वे ये रैप्टर का डिज़ाइन है, हर फुल फ्लो स्टेज डिज़ाइन जो आप देखेंगे घूम फिर के यही होगा, घूम फिर के यही होगा, प्लस माइनस थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो सकता है लेकिन घूम फिर के यही होगा, मतलब कोर टोपोलॉजी यही होती है। तो अब बात करते हैं इनका प्रोडक्शन फैसिलिटी। तो जैसे ये बोल रहे थे, ये 27 हेक्टर बोल रहा एकर्स का जगह लेके रखे हुए हैं, जिसको अभी भारत सरकार का पेस्को अप्रूव्ड मिल गया। जहाँ पे आपको बुम बम बडिम करना है तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा ये चाहिए सर, पब्लिक से दूर रखो, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर आसपास नहीं होना चाहिए, तो इनको ये जगह लेके रखे हुए हैं। इनका मेन है वही जो सबसे बड़ा 3D प्रिंटर लेकर रखे, जो उनका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है कि सर 3D प्रिंटर हमारा अपना है, हम अपने से, मतलब रात को किसी को आके मूड, अरे ये वाल्व का ऐसे डिज़ाइन कर सकते हैं, बनाओ भैया प्रिंट में लगा दो, कब परसों तक हो जाएगा, तो भैया। और इन्होंने स्टार्टिंग फैक्ट्री भी बना लिया, वो उनको पता है कि ये जो फैक्ट्री अभी आप लोग वीडियो में देखेंगे वो फैक्ट्री उनका फाइनल नहीं है, लेकिन गाड़ी खोलने के लिए सही है, गाड़ी खोल दो, सब चीज़ सॉर्ट कर लो, फिर एक और बड़ा फैक्ट्री का जुगाड़ हो जाएगा, लेकिन वो सही है। और ये बेंगलोर में क्यों कर रहे हैं? अगर आप बेंगलोर में रहे, जैसे मैं रहता था, तो बेंगलोर में बहुत बड़ा टैलेंट पूल है इसका, क्या बोलते हैं, इस रॉकेट साइंटिस्ट का। क्यों? जहाँ पे हम रहते थे उडुपी में, उसी के बगल में मुरुगेश पालिया में, टोटल मॉल के सामने उडुपी था, वहाँ खाते थे, इसरो के साइंटिस्ट आते रहते थे वहाँ पे। थोड़ा सा बगल जाइए इसरो का पूरा शहर है, थोड़ा और जाइए और इसरो का है, खूब वहाँ पे है, स्पेस सेक्टर का बहुत है। थोड़ा इधर आ जाइए तो हाल से, तो वहाँ टैलेंट पूल बहुत अच्छा है स्पेस सेक्टर का, तो टैलेंट पूल का ये फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है। और जो इनका खुद टेस्टिंग साइट है वो थोड़ा दूर है, वो ऑब्वियसली जहाँ फैक्ट्री वहाँ पे नहीं लगा सकते क्योंकि वो इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे बूम टेस्ट अलाउड नहीं है, तो बूम टेस्ट के लिए थोड़ा दूर गए। कितना दूर गए? लगभग 250 किलोमीटर के आसपास समझ लीजिए, मतलब एक दिन में ट्रैवल कर सकते हैं। ऑब्वियसली धीरे ही जाएंगे क्योंकि वो इंजन को ढिंकी चिका करेंगे नहीं, लेकिन हाईवे अच्छा है, तो मैं आराम से देख सकता हूँ कि ये इनके लिए ऐसा होगा कि आज हम लोग जाना चाहते हैं तो आज सुबह निकलेंगे तो दोपहर तक में वहाँ जाके इंजन लगा के रात को टेस्टिंग कर पाएंगे, पॉसिबल हो जाएगा। और इनका एम वही है कि जो बड़ी बिल्डिंग बनाएंगे उसका है कि 4 से 5 रॉकेट, पूरा रॉकेट पर साल बना सकें। अब वो इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि अब बोले रियूजेबल 4 से 5 क्यों? हिसाब सीधा है, रॉकेट नहीं बनेगा एक शॉट में, उनको भी पता है, आपको भी पता है, हमें भी पता है, एक शॉट में आप रॉकेट बनाओगे नहीं बनने वाला है, 25-26 तो बूम बम ब्रीम करना ही है, और ऊपर से आप डाले हैं इस पे इतना कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन कर रहे हैं, कितना बार बूम होगा भगवान जाने। तो आपको बफर चाहिए, जिसे हम लोग कहते हैं हार्डवेयर रिच, मतलब कि ब्लू ओरिजिन क्यों चिपक गया वहीं, स्पेसएक्स क्यों इतना तेज आगे बढ़ गया? ब्लू ओरिजिन बहुत हार्डवेयर पुअर था शुरू में, बहुत टाइम लगा उनको ये बात समझने की, सर हार्डवेयर पुअर है इसलिए काम गड़बड़ हो रहा है। अब वहीं पे स्पेसएक्स जितना टाइम में, अरे ये रॉकेट में क्या गड़बड़, अरे फेंको, दूसरा लगा के चेक करो, फेंको, दूसरा लगा के चेक करो, ये इतना स्पीड से करते गए, इटरेटिव डेवलपमेंट बहुत हुआ है, इसीलिए इनका टारगेट डे 1 से है। इस तरह पहली बार बनाएंगे, वो चल गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं चला उसके हिसाब से चलना है कि वो नहीं चलेगा, वो फुटवे करेगा, तो 4-5 बार फट 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 करके करें। क्योंकि आप सोचोगे सैलरी बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि वो टाइम कंपोनेंट है, सैलरी आपको मंथली देना होता है। तो अगर आप एक साल में मान लीजिए आपने 12 बार आपको सैलरी देना है, अगर उसमें आप 5 टेस्टिंग कर पाते हैं वर्सेस उसमें 1 ही टेस्टिंग कर पाते हैं, तो डिस्कशन ही नहीं ना, पर टेस्टिंग का दाम बढ़ गया, इसीलिए टेस्टिंग आप बहुत चाहते हैं, इसीलिए लोग इतना खर्चा कर रहे हैं खुद का टेस्टिंग साइट। इसीलिए इनका जो साइट है वहाँ पे एक ये पंप लगाए जिसमें वाटर फ्लो करा रहे हैं। बाय द वे इलेक्ट्रिक मोटर आपको उतना आसानी से मिलेगा नहीं जो टरबाइन टेस्ट कर सके। क्यों? टरबाइन पागल जैसा आरपीएम पे चलता है, 30,000 आरपीएम पे चलता है, उस आरपीएम का इलेक्ट्रिक मोटर लाना महंगा होगा। तो इनका है कि भैया हम वाटर तो प्रेशराइज कर सकते हैं, वाटर पंप आता है जो आपका एसी इंडस्ट्रियल इंडक्शन मोटर पे चलता है, तो वाटर प्रेशराइज करके बैक फ्लो करो। वो मतलब चीट कोड कर रहे हैं कि क्या वो संभाल पाएगा बेरिंग वेरिंग, ठीक है वाटर फ्लो कर दो, टेस्ट पता चल जाएगा। क्योंकि डायरेक्ट स्पिन नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए आपको गैस फ्लो चाहिए, और इलेक्ट्रिक मोटर से डायरेक्ट घुमाने का सोचेंगे वो भी नहीं होगा, क्योंकि वो 30,000 आरपीएम या उससे भी ज़्यादा आरपीएम चाहिए होगा। तो इनका टारगेट वही है कि हम लोग फैक्ट्री बेंगलोर का जहाँ फैक्ट्री, मतलब बेंगलोर में जहाँ मेरा फैक्ट्री बन रहा है, मतलब ये बेंगलोर का ये लीजिए सेंटर, ऊपर आइए एयरपोर्ट वाले, थोड़ा सा इधर आइए मेरी फैक्ट्री आ जाएगी, थोड़ा सा इधर आइए तो ये फैक्ट्री आ जाएगा। मतलब मेरे लिए ज़्यादा आसान होगा इनका फैक्ट्री घूम लेना, ना कि बेंगलोर के अंदर रहना, क्योंकि ट्रैफिक है, उधर ट्रैफिक नहीं है। तो सब चीज़ वहाँ पे अब ये लोग कर दिए, और ये हॉट फायर इनका टारगेट है। इसीलिए बोल रहा कि मुझे दिख रहा है कि ये समझ रहे हैं कि क्या मुश्किल है। 3D प्रिंटर महंगा है? नहीं सर, टाइम महंगा है, 3D प्रिंटर खरीद कर रख दो। सर इंजन टेस्टिंग इसरो पे कर ले? नहीं जी, बर्बाद हो जाओगे। इसरो में फाइनल हमने सब चीज़ टेस्ट करी है, 100 बार टेस्ट के लिए तब इसरो के पास जाओ, लेकिन अगर वो इटरेशन करना है इसरो बर्बाद कर देगा। तो सीधे सीधे 1 हॉट फायर टेस्ट पर वीक इनका टारगेट है।
तो पर वीक टारगेट करने के लिए ऑब्वियसली वो जो लोकेशन है वो कई हज़ार किलोमीटर होना चाहिए। 250 किलोमीटर भैया मेरा कोर्ट जर्नी इससे ज़्यादा होता था, तो हो जाएगा। मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी मैच्योर तरीके से खर्च कर रहे हैं कि मतलब जो वीकलिंग्स हैं उस पर ध्यान दे रहे हैं कि सर हमें पता है इंजन एक शॉट में नहीं बनेगा, कई बार बूम करेगा, तो कहाँ पे टेस्ट करोगे बार बार? अगर इसमें जाए 2-3 साल लग जाएगा आपका बिफोर रॉकेट रेडी है, और उतने में आपका जो रनवे होता है कैश का वो खत्म हो जाएगा। तो भैया अपना टेस्टिंग ले लो। इस पर भी बहुत खर्च करना पड़ा है और काफ़ी बड़ा है, और इसको ऐसा बनाएं कि एक्सपैंड कर सके। मतलब कि अभी जो है जो स्ट्रक्चर है वो बाय द वे डिज़ाइन ऐसा किया इसीलिए, मतलब खाली जगह है इसके बीच में वहाँ पे, क्योंकि आपको बूम के बाद जगह देना होता है ना कि बूम हो इधर उधर जगह डैमेज ना करे। तो बीच में फुल रॉकेट जो है, जो इनका डिज़ाइन है 8 टन टू लो अर्थ ऑर्बिट, वो इंजन को फुल लोड पे टेस्ट कर सकते हैं। अभी नहीं, अभी का जो स्ट्रक्चर है वो सिर्फ एक इंजन को फुल फोर्स पे संभाल लेगा, लेकिन दिल्ली थोड़ा दूर है। ये मतलब इनका पहला फुल आई थिंक फ्लाइट रेडी ही है शायद ये, कि मतलब हम इसे टेस्ट करेंगे। फ्लाइट रेडी मैं क्लियर कर रहा हूँ, टेस्ट रेडी हुआ, रॉकेट अभी रेडी नहीं है, रॉकेट दिल्ली दूर है। तो अब बात करते हैं भविष्य में क्या होगा। तो यहाँ पे समझिए कि ये जो एस्ट्रो बेस जो चल रहे हैं, इनके पास समझ लीजिए इन्होंने इंजन बना लिया, इसीलिए अभी बहुत हाइप चल रहा है। फायर नहीं हुआ इंजन, मैं एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ, जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ इंजन फायर नहीं हुआ। अगर इंजन फायर हुआ था कोई चुप नहीं होता है, उसका वीडियो हर जगह पोस्ट देते हैं। और इसमें वही देखिए, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन टर्बो पंप है, यहाँ पे मीथेन टर्बो पंप है, साफ साफ उसमें, और ये मीथेन जा रहा है आपका, बोल रहे हैं आप एक रॉकेट इंजन समझ लीजिएगा, सब वैसा ही होता है। हाँ, पाइपिंग अलग होगा, जैसे स्पेसएक्स में है कि ये बहुत सारे जो छोटे छोटे पाइपिंग है ये वो लोग 3D प्रिंटेड मैनिफोल्ड के अंदर पोत दे रहे हैं, ताकि उनको ये सब, क्योंकि जितना भी पाइप है सब फेलियर पॉइंट है। तो क्या ये लोग हटाएंगे? 99% है कि हटाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ये टेस्टिंग जगह है, ये मार्क 1 है, ये बनाओ और फेंको। फिर मार्क 2, मार्क 3, मार्क 4, मार्क 5 तक में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि हाँ सर अब इंजन हमें शॉर्ट हो गया है, इंजन हमें ऐसा बनाना है। लेकिन ये थोड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि भाई इनके अंदर के हिसाब से ये 1-2 साल के अंदर ही डिज़ाइन शॉर्ट हो गया। भाई पहले से काम कर रहे थे क्या इंजन पे? 1 साल रॉकेट इंजन के लिए सर, मेरा डिटेक्टेड सर, धांधली डिटेक्टेड, मेरे पहले से आप कर रहे थे सर, पहले से आप बिहाइंड दी होता है ना कुछ लोग कि मैंने पहले से सोच के रखा हुआ था, अब आए धड़धड़ा के कर दिए, वो मेरे को पचा नहीं रहा है 1 साल। और इसीलिए बाय द वे प्रिंटर पे भी वो लोग इतना मेहनत इसीलिए कि प्रिंटर इन हाउस ले आओ, क्योंकि अरे ये डिज़ाइन नहीं सही हुआ, ठीक है दूसरा बनाओ, दूसरा प्रिंट करो सर, कल परसों तक हो जाएगा। तो बहुत सारा राइट स्टेप्स ले रहे हैं, जो कि होता है ना इटरेटिव डेवलपमेंट। करोगे कैसे? टेस्ट कहाँ करोगे? टेस्ट का जुगाड़ नहीं है, इसरो के पास जाना पड़ेगा, टेस्ट का जुगाड़ ये लोग खुद कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है। तो देखिए आने वाले टाइम में क्या होगा। और अब ये बहुत अच्छी बात है, मैंने बोला स्काई रूट का, ये बात नहीं कि स्काई रूट पहुंच गया, ये बात है कि स्काई रूट ने मतलब समझिए खाता खोल दिया, वो स्टार्टिंग गन है, फ्यूं रेस शुरू हो गई है, अब सब लोग दौड़ रहे हैं धड़धड़ा के। अभी इनको ऑर्बिट पहुंचने में टाइम लगेगा, इनका टारगेट है 2028 में सर, वो थोड़ा ज़्यादा टाइट चल रहे हो, बट मे बी हो सकता है कि ये पहले से ही काम कर रहे थे, ये पूरा इंजन पे पहले से ही सब चीज़ पता है, तो मे बी, बट 2 साल सर थोड़ा टाइट है। एनीवे हम लोग को पता चल जाएगा कुछ दिन के बाद, जब ये एक्चुअल हॉट फायर टेस्ट करेंगे तब पता चलेगा कितने पानी में है। मे बी एकदम परफेक्ट बल्ले बल्ले, मे बी कबूम, फिर बोलेगा अच्छा 3-4 बार और मेहनत करना पड़ेगा। तो लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि इंडिया में अब ऐसा मेरे को दिख रहा है कि 3-4 कंपनी सीरियस है, और आराम से मैं देख सकता हूँ कि आने वाले टाइम यानी 2030 तक में इंडिया के पास एटलीस्ट 3-4 ठो प्राइवेट कंपनी होनी चाहिए अलग अलग स्केल का। तो ये बहुत अच्छा डेवलपमेंट, उनके टीम को देख कर लग रहा है कि किसी के पास बुद्धि है, क्योंकि ये सोचना कि सर टर्बो पंप को कैसे टेस्ट करेंगे, सर पानी फ्लो करके टेस्ट कर लो ना, काहे लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, पानी फ्लो करो, पानी का पंप तो आता है मार्केट में मिलता है। हाँ ऑब्वियसली ये 3 मेगावाट का शायद उन्होंने पंप लिया, तो समझ लिया टर्बो पंप 3 मेगावाट का है, 3 मेगावाट का फ्लो कर रहा है लाइक। बट टू बी फेयर मेरे को कन्फ्यूजन ये है कि डेंसिटी पानी का बहुत हाई होता है, लिक्विड मीथेन का डेंसिटी कुछ नहीं है और लिक्विड ऑक्सीजन तो और कुछ नहीं है, तो डेंसिटी कैसे बैलेंस कर रहे हो? बट अगेन वो लोग रॉकेट इंजीनियर, वो उनका डिपार्टमेंट है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन एस्ट्रोबेस के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखना, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, तो शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं, मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे तो चलो कितना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लेके, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए, फ्री है तो आपने वीडियो देखा, ज्वाइन कीजिए, बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।